सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और ये जो कार्यक्रम है ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, ना केवल आज के समय में बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी। जरा इस कार्यक्रम में जो भी बातें बताई जाती है, देश के लोग, देश के नेता, देश के ब्यूरोक्रेट कृपया ध्यान से और खास करके बच्चों को भी ये सारी बातें समझाने की जरूरत है। क्योंकि आज मेरे साथ माननीय श्री प्रोफेसर अमृतलाल रावल जी है, जो कि हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। देश की सुरक्षा, बच्चे बच्चे की सुरक्षा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम धन्यवाद। में, और आपका धन्यवाद कि आप आए। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं वर्ष 660 से। 660 में इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर ने सबसे पहली बार अरब में भारत में सौदागर भेजे। उसके मात्र 41 वर्षों बाद सन 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला आक्रमण भारत में किया। हम्म। मध्य युग में पुर्तगाली यहाँ पर व्यापार करने आए, और उसके बाद पुर्तगाल ने भारत में गोवा में अपनी कॉलोनी स्थापित करी, और धीरे धीरे करके वे और जगह भी अपनी कॉलोनियां स्थापित करने लगे। यही काम फ्रेंच ने किया, और यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन आया, जो कि व्यापारी बनकर आया। और व्यापारी बन के आने के बाद क्या हुआ, ये जग जाहिर है कि भारत को उसने अपना गुलाम बनाया। ऐसे ही व्यापार की तरह डच, जर्मन, जापान, कई देश दूसरी दुनिया में गए, और दूसरी दुनिया को उन्होंने अपना गुलाम बनाया। मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न कि 1991 में, 1991 में भारत ने जो ओपन डोर पॉलिसी अपनाई, मुक्त व्यापार की, फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाई, क्या इस पॉलिसी के साथ भारत ने अपनी सुरक्षा से समझौता किया? ऐसा जी, उस समय 1991 में भारत की जो इकोनॉमी थी वो बहुत नीचे जा रही थी। और जो भारत ने अपना सोना भी जो है ना गिरवी रख दिया था बाहर का ही। 100 टन सोना जो है ना बाहर रख दिया था, तो गिरवी रख दिया था। तो इसलिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मतलब ये तय किया कि हम ओपन डोर पॉलिसी अपनाते हैं, जिससे कि हमारी जो आर्थिक जो हालत है वो ठीक होगी। इसलिए उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई थी। ये था, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे और नरसिम्हा राव जी भी थे, और दूसरे भी थे जिन्होंने लेकिन इसके साथ कहीं इसको ना कहीं प्रमोट ये किया। जो मैंने इतिहास बताया, ये भारत का ही इतिहास इसमें ज्यादा प्रमुख है। कि जब भी हमने व्यापार के लिए विदेश से खोले हैं अपने रास्ते, धीरे धीरे करके, क्योंकि सारी सूचना अपने देश की हम धीरे धीरे उनको देने लगते हैं, और फिर हम गुलामी की तरफ धकेल दिए जाते हैं। तो कहीं हाँ, ना कहीं वो तो क्योंकि बात जो ठीक हमें है। कमी हुई थी, ये बात है कि इकोनॉमिक्स को लेके कही जाती है 91 में। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या 91 में फसल नहीं उग रही थी? क्या 91 में लकड़ की कमी थी? क्या 91 में नमक की कमी थी? क्या 91 में तेल की कमी थी? खाने के सरसों के तेल की कमी थी? किस चीज की कमी थी? नहीं, कमी सिर्फ तेल की थी। नहीं। आयात, आयात करने के लिए, मोटर गाड़ियां और व्हीकल के लिए, जिसपे हम थोड़ा सा रोक कर हाँ जी। अपने आप को। लेकिन एक बात ये भी है कि कांग्रेस से पहले जो सरकारें थी, उसमें यशवंत सिन्हा थे। यह सारी रूपरेखा यशवंत सिन्हा ने तैयार करी थी। और जहां तक मुझे ध्यान है, आप बताइए, शायद यशवंत सिन्हा बाहर के विदेशी बैंक में भी कुछ ऐसा कुछ काम कर चुके थे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, इस पे आप बताइए। तो कहीं ना कहीं ये क्राइसिस जानबूझ के किया गया था, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज से भी, क्योंकि अरब देशों के अंदर जैसे सब्जियां आज भी जा रही है। हमारा एक पहले भी इस तरह की एक समस्या रूस के अंदर आई थी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये बात बार बार डाली जाती है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता इस बात के अंदर कोई सही में सोच, सही ठोस है कि हमें जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो खाली दिखाया गया। क्योंकि रूस में जब क्राइसिस जिसे कहते हैं आया, जब सोवियत संघ टूटा, तो भारत को उसने बहुत सारा धन देना था कपड़े के लिए। हमने कपड़े का एक्सपोर्ट किया हुआ था वहां। तो उसने भारत के व्यापारियों को वहां बुला लिया। उसके पास धन नहीं था, उसने कहा यहाँ आ जाओ, हम आपको सिटीजनशिप देंगे, आप यहीं रहो। तो भारत के कई व्यापारी रूस चले गए और व्यापारों में चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा डॉलर ही चाहिए।
आप कोई ना कोई रास्ता ईरान के साथ, अरब के साथ, कुवैत के साथ, बगदाद के साथ, क्या किसी देश को हम, इतना बड़ा हमारा देश, क्या किसी भी देश को हम कुछ दे नहीं सकते थे जो हमारे देश को इस पॉलिसी में धकेला गया? और आपको नहीं लगता जो मैं तथ्य बता रहा हूँ पूरे देश को बेवकूफ बनाया गया? ये मैं जानता नहीं कि बेवकूफ बनाया गया या नहीं, लेकिन बात यह है कि उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो काफी तरीके से ठीक हो गई। और सर, आजकल जो है एक हमारा जो लाख 1 लाख करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 40,000 करोड़ रुपया हम सिर्फ ब्याज का देते थे। 1 लाख करोड़ रुपया हम हर महीने लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ब्याज का देते हैं। मैं अमेरिका के बैंकर्स के ऑफिसर्स के इंटरव्यूज देखकर बता रहा हूं, जो उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका के बैंक है, आईएमएफ में जो बैंक आते हैं, ये किसी भी देश की को जब ऋण देते हैं तो पहले ये तैयारी करते हैं कि भैया जब हम इसको ऋण देंगे तो उसके बाद इसकी तरक्की बिल्कुल भी इतनी ना हो कि ये ऋण से कभी मुक्त हो पाए। आज 35 साल हो गए, होने को आ रहे हैं, 34वां साल चल रहा है, अगले साल 35 साल हो जाएंगे। 35 साल बाद हमारी स्थिति ये है कि 1 लाख करोड़ रुपया आज की डेट में हम सिर्फ ब्याज का दे रहे हैं, हमारे पे ऋण तो उतना खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि जो मतलब इतना ज्यादा अगर ब्याज दे रहे हैं हम, 1 लाख करोड़ रुपया हर महीने का, ये तो बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, इसलिए मैं पूरा बता नहीं सकता। मैं केवल वही बता सकता हूँ जो आमतौर पे खबरों में आता रहता है। तो इसलिए लेकिन आगे से हमारी जो इकोनॉमी है वो काफी अच्छी है। बात यह है कि जो लोग पैसा बैंकों से उधार लेते हैं और फिर बाहर भाग जाते हैं, जैसे कि वो किंग फिशर वाला था और किंग फिशर एयरलाइंस वाला था, और फिर ये जो चौकसी और पर इकोनॉमी आपने कहा अच्छी है, अभी अभी वही जो लोग कह रहे हैं इकोनॉमी अच्छी है, अभी अखबारों में यह भी आया कि 100 करोड़ लोग गरीब है भारत में, मतलब 1 बिलियन 1 बिलियन लोग, 100 करोड़ लोग भारत में गरीब है। भारत का पर कैपिटा इनकम बहुत ही नीचे है, प्रति व्यक्ति आय औसतन बहुत नीचे है। जो भारत में बाहर से पैसा आया उससे तो खाली भारत के चंद पूंजीपतियों का ही तरक्की हुई। अगर आदमी ने मोटर खरीदी, कार खरीदी, तो किस लिए खरीदी? ताकि वो उन पूंजीपतियों के लिए टाइम से ऑफिस जा सके। अगर उसने 2 पहिया वाहन खरीद लिया, क्यों खरीद लिया? ताकि वो उन्हीं पूंजीपतियों के लिए टाइम से काम पे जा सके, टाइम से आ सके। तो इसका फायदा, जो अल्टीमेट नहीं, फायदा आम लोगों को तो मिला ही नहीं कुछ। ऐसा नहीं कि जो स्कूटर लोन और कार लोन है वो बैंकों ने देना शुरू कर दिया, सरकार भी देती है अपने कर्मचारियों को। मैंने भी स्कूटर लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने मुझे दिया नहीं, यानी। और वो दूसरों को जो है ना कार लोन भी देता था और दूसरा सब कुछ देता था, मुझे नहीं दिया उसने। उस तरह से औरों को भी उसने दिया, सरकार ने भी दिया, बैंकों ने भी दिया। मैंने भी एक बैंक से लोन लिया था मारुति 800 लेने के लिए। तो जब से बैंक मतलब लोन देना शुरू किया है, तब से कारें ज्यादा बिकनी शुरू हुई हैं और सड़कों पे ज्यादा नजर आई है। नहीं तो पहले जो है बहुत कम कारें नजर आती थी, 1991 से पहले, जब तक नहीं, ये लेकिन ओपन एक पॉलिसी नहीं हुई। सरकार की तरफ से ही, सरकार में बैठे हुए लोग ये भी कहते रहे कि आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था ट्रांसपोर्ट में, जो आज आपने बाद में दिया, तो असल में किया क्या आपने? देखिए, आपको भी याद होगा वाजपेयी जी के समय भी और उससे पहले भी भारत में विदेश की जो कार कंपनी आनी शुरू हो गई थी। कार बेचना क्या उद्देश्य है टेक्निक इकोनॉमिक्स का? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप लोन लेते हैं बाहर से, लोन लेके क्या आपको कार बेचना है जिससे आदमी पे भी लोन पड़े, पॉल्यूशन भी हो? या बजाय इसके कि आपको तब बड़ी बड़ी बसों के फ्लीट खड़े करने चाहिए थे ताकि खाली बसें चले, भीड़ भाड़ ना हो? या फिर आपको जो गांवों में आपकी जो नहीं, पारंपरिक, जो आपकी इकोनॉमी टूट गई गांवों से, आप उस पर ध्यान देते थे कि शहरों की तरफ लोग ना आए? ये तो पूरा हमने वेस्ट से उठा लिया। पर मेरा प्रश्न ये है, ये तो हो गया, कबाड़ हुआ है इकोनॉमी का, ये कहने की बात है। बात यह है कि कहीं ना कहीं इसके साथ समझौता हो गया। 2008 से भारत के अंदर तुर्की की एक कंपनी है, तुर्की, जो कि खलीफा का गढ़ माना जाता है पूरे इस्लाम के अंदर, पूरे इस्लामिक दुनिया के अंदर। जो तुर्की है, वो तुर्की उनका प्रमुख देश है। वहीं से अगर लिखित में होता था तो किसी देश का बादशाह
मुसलमान तभी माना जाता था जब वो हो। तुर्की ने अपने देश से पूरे ईसाई निकाल दिए, जबकि तुर्की पहले ईसाइयों ईसाइयों की बहुत ज्यादा जनसंख्या थी। हाँ कॉन्स्टेंट जी। कॉन्स्टेंटो कॉन्स्टेंटिपोल जो वहां की राजधानी थी, उसका नाम कांस्टेंट, हाँ। इस्तांबुल इस्तांबुल रख दिया। और उस देश की जो कंपनी है वो कांग्रेस के समय से और मोदी सरकार के 11 साल, 2008 से वो भारत के सारे हवाई अड्डों को का ग्राउंड स्टाफ संभाल रही थी। ये सब तब हुआ जब हमने 9/11 देखा, और 9/11 में सीधा सऊदी अरब से गए हुए नागरिक अफगानिस्तान शामिल हुए, उसमें शामिल थे। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, ये जो हमने ओपन डोर और फ्री पॉलिसी अपनाई, किसी भी देश की कंपनी कहाँ भी आ जाए, तो इससे हमने अच्छा जी, कि जो सिक्योरिटी से, अपने देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया। इस हिसाब से तो नॉर्थ कोरिया बहुत बढ़िया है कि वहां पे अगर आप घूमने भी जाओ तो एक गाइड आपको रखना पड़ता है जो ये ध्यान रखता है कहीं आप उस देश की कोई खुफिया जानकारी तो नहीं रिकॉर्ड करके भेज देंगे। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। वैसे कॉन्स्टेंटिनोपल जो था, उसमें एक चर्च था। उस चर्च को भी इन्होंने, जो अर्दोगान की रिजीम है, उसने उसको एक मस्जिद में बदल दिया। उसका नाम सोफिया था। सोफिया मतलब जो चर्च था सोफिया, तो उसको बदल दिया है। बहुत ज्यादा ये कट्टर है। और पुराना जो भारत का इतिहास है, जैसे कि यहाँ तुर्कमान गेट है दिल्ली में, तो वो तुर्कमान गेट भी उसी से रजिया सुल्ताना जो थी उसका एक, उसको एक जो जो है ना शादी करना चाहता था तुर्क का एक, अल्तुनिया उसको कहते थे। तो इसलिए ये तो हमला जो पहले करते थे वो धर्म को नजर में रखे करते थे। चाहे वो बन के आए थे व्यापारी, लेकिन उन्होंने एक बहाना लगा दिया कि 713 में जब उसने हमला किया कि सिंध के जो समुद्र था, सिंध के समुद्र में कुछ लुटेरों ने कुछ जहाजों को लूट लिया। और वो जहाज जो थे वो थे उसके जो अरब का खलीफा था। तो खलीफा ने जो है ना फिर कहा कि आप आपके उसमें उसमें लूटा है, आपके इलाके में जो लुटेरे हैं उन्होंने लूटा है, तो हमें माल वापिस कीजिए। तो उसने कहा जी कि उन लुटेरों के ऊपर हमारा कोई हक नहीं। जैसे आजकल सोमालिया में और उधर उधर कई लुटेरे हैं जो लूट लेते हैं। तो जो राजा दाहिर था उसने कहा कि हमारा कोई उसमें कंट्रोल नहीं है, तो फिर उसने हमला कर दिया राजा दाहिर के ऊपर 713 ईस्वी। और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो 713 ईस्वी से ही शुरू होती है। एक हिस्ट्री की किताब थी जो पाकिस्तान के एक अम्बेसडर ने लिखी थी, मिस्टर जंजुआ उनका नाम था। तो उन्होंने वो किताब लिखी थी, बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने पढ़ी है वो। उसमें लिखा हुआ है कि द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्रॉम कासिम। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो है ना शुरू कर दिया जिहाद के नाम पे। हर आदमी जिहाद के नाम पे ही आता था इधर कि हमने जिहाद करना है, अपने अपने धर्म की स्थापना करनी है। तो इस तरह से वेव आफ्टर वेव आते गए। लैंड रूट से, पहले सी रूट से आते थे, लैंड रूट से भी आने लगे। तो इस तरह से काफी हमला हुआ। अब ये जो तुर्क की जो कंपनी है जो हमारे जो है ना एयरपोर्ट्स की सुरक्षा करती है या जो काम करती ग्राउंड है, ग्राउंड ये तो स्टाफ बहुत ग्राउंड वर्क जो होते हैं ना, ग्राउंड वर्क, ग्राउंड ग्राउंड स्टाफ। जमीनी स्तर पर जो काम होते हैं, इसका मतलब उनको सब पता है कौन सा कैमरा कहाँ पर है, कैमरा की हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी। तो सीआईएसएफ जो बिल्कुल है, कैमरा। सीआईएसएफ जो है वो सिक्योरिटी फोर्स तो सीआईएसएफ है, लेकिन अगर आपने घुसा हाँ, तो ये लिया ना कैमरा। किसी और को। ना केवल कैमरा बल्कि उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं, उनके भी उनको पता है कि भारत में कौन से लोग हैं जो उनकी सहायता करेंगे। तो ये सारा स्टाफ जो है ना इनको हटाना चाहिए। ये सेलेब जो कंपनी है इसको हटाना चाहिए। और अच्छा किया ये भारतीय सरकार ने उनका नहीं, जो अगर लेकिन विड्रॉ ये जो कर नहीं दिया। मामला सामने अभी नहीं होता तो ये तो ऐसे चलता रहता। मैं वही कह रहा हूँ, हम्म। हमने तो ये मुक्त व्यापार है क्या, हमारे देश का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है
क्या वो इतने हाँ सालों से संभाल जी। रहा है? वो नहीं संभाल सकता था? ऐसे ही प्राइवेटाइजेशन पूरा संभाल हमारा सकता रेलवे है। पे हुआ है, बसेस का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर जगह हर स्टाफ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और सबसे ऊपर हाँ ये तो। अगला प्रश्न आपसे, दुनिया जानती है कि इंटरनेट का आविष्कार अमेरिका की फौज ने किया। दुनिया जानती है कि पूरी दुनिया का आप जो गूगल मैप इस्तेमाल करते हो, जीपीएस सिस्टम, चीन के अलावा और रशिया के अलावा वो सारा अमेरिका की फौज उसका नियंत्रण करती है। एक ही नियंत्रण सेंटर है, उसी नियंत्रण सेंटर से पूरी दुनिया का जीपीएस सिस्टम अमेरिका की फौज। इसका मतलब देश के चप्पे चप्पे की कोने कोने की जानकारी अमेरिका को जा रही है। दूसरा, इंटरनेट पे आज अगर हम ये बना रहे हैं, जब हम ये बना रहे हैं, हम जूम पे बना रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी सीधी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, मतलब ये सीधा रिटर्न में चाइनीज में कन्वर्ट होता होगा और चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा है, जिनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सीधा एनालिसिस कर रहे हैं कि ये चाइना के विरुद्ध तो नहीं बोल रहा, ये चाइना के लिए क्या बोल रहा है, ये अमेरिका, वो जाके एक अलग डाटाबेस में बन रहा है, मेरी आइडेंटिटी जा रही है। और यही काम अमेरिका के साथ हो रहा है। कितना व्यापार हमारा हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी गवर्नमेंट का अफसर, कोई भी नेता एक मेल भेजता है, उसकी एक कॉपी सीधा अमेरिका के अंदर चली जाती होगी। वो चाहे वो अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी इस्तेमाल कर ले, क्योंकि सारा जो सिस्टम है वो अमेरिका के हाथ में है। ओपन डोर पॉलिसी, फ्री ट्रेड पॉलिसी, क्या अब इसको बंद करने का समय आपको नहीं लगता कि आ गया? क्योंकि ये देश की सुरक्षा से ये तो समझौता है। ऐसा जी, मैंने एक पेपर जो है ना, क्वेश्चन पेपर सेट किया था कंप्यूटर के ऊपर, और सेट करके मैंने उसको डिलीट कर दिया। और वो अगले दिन मैं आया तो मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है ना वहाँ पड़ा है, लैब में, कंप्यूटर लैब में पड़ा है। तो मैंने उसको उसी वक्त जो है ना कैंसिल कर दिया पेपर को, और टाइप राइटर से मैंने टाइप किया और फोटो कॉपी करा के क्वेश्चन पेपर बांट दिया। तो मैं तब से जो है ना यही कह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर है इसमें कोई हमें है ना कोई सिक्योरिटी नहीं है। फास्ट जरूर हो जाता है लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है। उसकी कॉपी जो है कहीं और चली जाती है। इट इज नॉट डिलीटेड एट ऑल। तो इसलिए ये जो कंप्यूटर है ये ठीक है, काफी हमें सहायता देता है, लेकिन इट शुड बी यूज्ड इन ए प्रॉपर मैनर। और ये सारा कुछ जो है ना बहुत, एक तो हमें पैसे बहुत लेते हैं, और दूसरा काम भी जो है ना हमारा सारा काम उधर चला जाता है। यहाँ खास तौर पे जो डिफेंस की, खास तौर पे जो सरकारी मामले हैं, सरकारी दफ्तरों में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, हो सकता है कि उनका डाटा भी वहां जाता हो। आई एम नॉट श्योर, लेकिन हमें एहतियात तो बरतना पड़ेगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस मेरा तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक और दुनिया जो आजकल इंटरनेट के माध्यम से बसी हुई है वो है वीडियो गेम्स की दुनिया। एक बच्चा भारत में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा है और वो किसी के साथ कंपटीशन कर रहा है, और उसे नहीं पता कि वो दूसरा पाकिस्तान का आईएसआई एजेंट हो, या फिर सीआईए का एजेंट हो अमेरिका का, या चीन का एजेंट हो। और वो वीडियो गेम में उसे कुछ ऐसा प्रलोभन दे दे कि मैं तुझे $100 भेजूंगा, $200 भेजूंगा, तू मुझे कोई जानकारी ला के दे दे। कंप्यूटर के माध्यम से पता लग जाता है कि वो बच्चा कहीं फौज के केंद्र के पास तो नहीं है जहाँ पे कोई ऑर्डिनेंस डेपो, कहीं उस बच्चे के पिता या माता फौज में तो काम नहीं कर रहे, या भारत सरकार के कोई खुफिया विभाग में तो काम नहीं कर रहे। बच्चे के लिए $100 बहुत है, छोटा बच्चा है, अनजान है इन चीजों से। क्या ये हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है? अच्छा जी, कि इस तरह के मैसेज जो है मेरे मोबाइल फोन पे तो आते थे जब मेरे पास दूसरा मोबाइल फोन था बटनों वाला, कि मेरी माँ मर गई है, वो बहुत सारा धन छोड़ गई है, और वो धन वहां पड़ा है, इंडिया में पड़ा है, या यहाँ पड़ा है, या वहां पड़ा है, तो मुझे आने के लिए इतने पैसे चाहिए। इंडिया आने के लिए तो भेजे नहीं किसी को, ना ही दिए। तो इस तरह के ये झांसे जो है ये कहानियां जो है गढ़ते हैं, और गढ़ के जो है ना लोग हमें फंसाते हैं। अब बात यह है कि लोग हम तो चलो 1,000 साल से गुलाम ही थे, लेकिन दूसरे दोस्त देश तो आजाद थे ना, वो अपनी बढ़ा लेते, अपनी जो है आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत कर लेते। वो उन्होंने क्यों नहीं किया? और जिन लोगों ने हमले किए 1,000 साल से, वो भी अब भी यही कह रहे हैं कि हम तो कमजोर है, हम तो ये है, हम तो
बहुत ही दीनहीन है। मतलब ये बातें कुछ समझ नहीं आती और ना इन पर विश्वास किया जा सकता। खैर मैं तो अब इस लेकिन इस समय बात कर रहा हूँ कंप्यूटर के माध्यम से। एक और नई दुनिया स्थापित हुई है यूट्यूब के ब्लॉगर्स की। एक लड़की भारत के अंदर हरियाणा के अंदर जो जो अभी अरेस्ट हुई है, तो न्यूज़ में यह आया कि 2023 से ही जो है ना उसके ऊपर निगाह थी। मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी का उसने इंटरव्यू लिया, जो कि पाकिस्तान की सबसे मजबूत सबसे ताकतवर महिला है, क्योंकि हो सकता है कि मरियम शरीफ आगे पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बने। उसके पिता मरियम शरीफ के बारे लड़की के में। पिता कहते हैं कि यूट्यूब से उसकी आमदनी 15-20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होती। 15-20 हजार रुपए की आमदनी से कैसे कोई दुनिया भर में घूम सकता है? तो मैंने जो पहले प्रश्न कहा था वीडियो गेम का, कहा था कि वीडियो गेम में भी हो सकता है, ये तो एक यूट्यूब का है। भारत के अंदर मैंने देखा है कि यूट्यूब का ब्लॉगर आया पाकिस्तान का, उसका ऐसा सत्कार हुआ कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ गया हो। क्या भारतीय सब भूल जाते हैं बड़ी जल्दी? ऐसा जी, मेरा एक दोस्त था जो केरला गवर्नमेंट में नौकरी करता था। केरला गवर्नमेंट का वो कर्मचारी था। वो मेरे पास आया, वो जर्नलिस्ट था, वो दलित वॉइस में आर्टिकल लिखता था। तो वो मेरे पास आया ऑफिस में, कहता है कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी जा रहा हूँ। मैंने कहा भी मत जाओ तुम पाकिस्तान एम्बेसी, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। तो उसने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक मेरे जानकार ने, जो है ना, मेरे जानकार ने एक मतलब स्कूटर बेचा था किसी को, और वो इंडोनेशियन एम्बेसी जाता था। तो जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, सीआईडी डिपार्टमेंट से एक आदमी आया और उसने कहा कि ये फलाना कौन है। तो उसने उसको कहा, पूछा। तो तब से मुझे लगा कि जो दूसरी एम्बेसी में जाना भी जो है, खासतौर पे पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना खतरनाक है। मैंने कहा आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, हो सकता है आपको आपके पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो लग जाए और आपको निकलवा आज दे अपनी नौकरी से। आज देशभक्ति का एक मिनट, एक जी मिनट, जी। नहीं, एक मिनट में। वो जो आदमी है वो फिर बाद में एक राज्यसभा के एमपी के साथ आया दोबारा मेरे ऑफिस में। और वो जो एमपी था वो केरला से था, लेकिन बिहार से वो एमपी बना था राज्यसभा का। आरजे जेडीयू का, जेडीयू का था या आरजेडी का था। तो और वो जो मेरा दोस्त था वो मुसलमान बन गया था। मतलब वहां जाने से, पाकिस्तान एम्बेसी जाने से आदमी के ऊपर इतना असर पड़ता है कि वो मतलब अपना धर्म भी भूल जाता है। हालांकि वो आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखता था दलित वॉइस में। तो वहां जाना ही जो है ना एक खतरे से खाली नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसी जाना ही खतरा है। आज देशभक्ति का चूरन सबके मुंह पर बैठ गया है, सब देशभक्त बन गए हैं। लेकिन हम ही देश में एक बात बोलते थे कि 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। हम बेईमान उसे नहीं कह सकते सिर्फ जो सिर्फ पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा है। बेईमान वो भी है जो सरकारी पदों पे बैठकर भ्रष्टाचार करते हैं। बेईमान वो भी है जो अच्छी आय होने पे अपना टैक्स नहीं देते हैं। बेईमान वो भी है जो कि भारत में पेपर लीक करते हैं। ये सारे देश के दुश्मन हैं, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, मेरा ये आपसे पूछना है कि क्या भारत को भी एक क्लोज सिस्टम ऑफ इकोनॉमी और सोशल इंटरेक्शन में तब्दील होना चाहिए? क्लोज सिस्टम? हाँ, कि अब हमें क्लोज निर्यात सिस्टम पे क्या ना है? करके अपने बाजार पे ध्यान देना चाहिए। बाहर से आने जाने वालों की ज्यादा निगरानी करनी चाहिए। हाँ, निगरानी तो करनी चाहिए। बाहर से आने वालों की निगरानी तो करनी चाहिए, क्योंकि सारे देश करते हैं। और खास तौर पे जो इस्लामिक देशों से आए हैं उनसे उन पर तो करनी ही चाहिए। अब ये लड़की क्यों चली, नहीं जानता इसके बारे में। क्यों इसके तफ्तीश इससे चल रही है, तो तफ्तीश होने के बाद ही इसके ऊपर बात की जाए तो ज्यादा अच्छा। वो कह रहे हैं 2023 से हमारी इस पे नजर थी। अच्छा, सिरसा के अंदर जो है, जो सिरसा है, सिरसा में ये सिरसा की है, और सिरसा में एयरफोर्स का बेस है,
जहां पर हमले हुए हैं एक्चुअली पाकिस्तान के। तो ये भी एक नया जरिया है यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि बड़ी ताज्जुब की बात है कि ये यूट्यूब आने से पहले मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं दिल्ली स्टेशन पे था। मैं तो सामाजिक और देश को सुधारने वाले वीडियो बनाता हूँ। तो वहां पर जनरल बूगी के बहुत लाइन लगी थी, और वो धक्कम धुक्की हो रही थी, और आके वहां पे पुलिस का ऑफिसर उनको पिटाई कर रहा था। वो मैं अपने पुराने छोटे से मोबाइल कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे वो रिकॉर्ड नहीं करने दिया। तो मेरा तो यही कहना था उसमें कि भाई देखो, ये रेलवे में इतना धक्कम धुक्की हो रहा है तो सही से प्रबंधन किया जाए। लेकिन आज रेलवे में जगह जगह पर यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, मेट्रो में बना रहे हैं, मेट्रो में जबकि बैन है, एयरपोर्ट पे बना रहे हैं। कलकत्ता में मुझे याद है, हम लोग आज से कई साल पहले जब शूट भी करते थे कहीं, तो एक रिटर्न में लेटर लेके परमिशन शूट करते थे। तो ये जो नई समस्या है, और इंटरनेट, इंटरनेट से आप कैसे रोकेंगे? मोबाइल कैमरा तो ऐसा हो गया कि अब आप जगह जगह आप यहाँ भी रख के चले जाइए, यहाँ बटन में लगा लीजिए कैमरा, आप रोक नहीं सकते। दूसरा, इंटरनेट को भी आप नहीं रोक सकते। तो ऐसे में आपको हाँ, क्या नहीं लगता है, रोक। भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को कैसे बहाल करे? अच्छा जी, मैंने एक टेलीफोन का नंबर लिया था एक कंपनी से पूसा रोड पर। तो उस नंबर के ऊपर मुझे पाकिस्तान से फोन आने लग पड़े। मैंने कहा कि मैं उस कंपनी के दफ्तर में गया, मैंने कहा जी ये मुझे पाकिस्तान से फोन क्यों आ रहे हैं, क्या आपने मुझे इस्तेमाल किया हुआ सिम दिया है? तो उसने कहा कि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट अगर आ गया तो कोई मतलब किसी ने नंबर आपका ले लिया होगा। मैंने कहा जी अगर पुलिस मेरे पास आई और कहा कि आपको आतंकियों के फोन आ रहे हैं तो पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो मैं पुलिस को आपके दफ्तर में ले आऊंगा। एयरटेल का दफ्तर है पूसा रोड के ऊपर आगे जाके। तो तब से जो है ना, मैं उस नंबर को भी इस्तेमाल जो है ना कम करता हूँ हमारी इसीलिए। जो टेलीफोन की कंपनी थी, एमटीएनएल, बीएसएनएल, आपको नहीं लगता इस समय प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनीज को बिल्कुल कम्युनिकेशन सेक्टर से तो बाहर कर देना चाहिए? क्योंकि वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हाँ, बिल्कुल खतरा है। एमटीएनएल का जो डॉल्फिन था, जहाँ हम पहले रहते थे वहां तो आ जाता था, लेकिन यहाँ आए हैं तो यहाँ उसका आता ही नहीं है कोई। तो फिर मैंने डॉल्फिन का भी वापस कर दिया फोन। ये भी एक बड़े प्रश्न की बात है कि मतलब भारत के जो टावर्स है जो सरकार ने लगाए, वो प्राइवेट कंपनियों को बेचे गए। और अगर भारत सरकार टावर लगा के बेच रही है, तो भारत सरकार का ही नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसी टावर से प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क काम कर रहा है। वही है ना, जो काम करने वाले हैं, टेलीफोन ठीक करने वाले भी 2-2 महीने बाद आते थे। जो मतलब कोरोना काल में हमारा 3 महीने फोन खराब था, तो मैंने फिर वो वापस कर दिया, नंबर ही वापस कर नहीं, वो दिया। तो, अब वो तो सर ऐसा है ना, वो तो चीजें सुधारी जा सकती है। लेकिन आपको लगता है कि जो एमटीएनएल का एम्प्लॉय होगा या एमटीएनएल का ऑफिसर होगा, उसके चांसेस इतने होंगे कि वो बच के निकल जाए, बजाय इसके प्राइवेट कंपनियों के कि वो कोई गड़बड़ कर दे? दूसरी बात ये कि खाली हाँ, विदेशी जासूसी नहीं, देश के अंदर भी किसी को फंसाना, किसी समझदार इनोसेंट भोले भाले नागरिक को भी तो फंसाना, अगर प्राइवेट कंपनी किसी भी नेता के इशारे पे कर सकती है। हाँ, कर सकती है, करती है, करते हैं ऐसे। मतलब फंसा देते हैं कई लोगों को, कुछ किसी ने कुछ किया हो या ना किया हो, फिर भी वो फंसा देते हैं। अब इस पूरे माहौल में जो सुरक्षा का जो मामला है, आपको लगता है कि अब बीजेपी को सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा के मामले पर काम करना चाहिए? क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ एन एन वोरा जी की, जिन्होंने लगभग 54 साल भारत सरकार को दिए, अपनी सेवा दी, वो गवर्नर भी रहे, और उन्होंने काफी सारे निबंध लिखे हैं सिक्योरिटी पर। वो एक बात बार बार दोहराते हैं, ये बात समझने की है कि भारत के अंदर जो पुलिस है ना, उसकी एक तो मात्रा बहुत कम है। इसको पूरा करने के लिए जब भी कहीं कोई विवाद होता है, तो भारत ने एक सिस्टम बना लिया है रिजर्व फोर्स का। वो रिजर्व फोर्स को ले आती है, लेकिन रिजर्व फोर्स तो अपना काम करके चली जाती है। तो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी, उस पे एक तो पुलिस की मात्रा कम है, दूसरा कि जो इंटेलिजेंस का काम है, वो इंटेलिजेंस का काम पूरा आप पुलिस के भरोसे नहीं रख सकते, क्योंकि पुलिस का जो मेन काम है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इसलिए हर स्टेट वाइज एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डेवलप होनी चाहिए। पर इन मुद्दों पे वोट नहीं मिलता, तो ये मुद्दे, राष्ट्र के अच्छा जी, ये सुरक्षा जो के मुद्दे मुद्दे नहीं बन पाते। इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो कमजोर तो
है, इसी वजह से वो और मैं ये थोड़ा सा दर्शकों को थोड़ा सा एक पहलगाम और हुआ। बता दूं कि ये राज्यों की जिम्मेवारी है। भारतीय संविधान में हाँ। आंतरिक सुरक्षा केंद्र की जिम्मेवारी नहीं है, जब तक कि राज्य ना बोले कि भैया मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। कश्मीर में हमने सुरक्षा दी है सेंटर ने, लेकिन असल जिम्मेवारी ये कश्मीर की सरकार की थी। पर क्योंकि सेंटर दबाव नहीं डाल रही, सेंटर दबाव अगर डालती है क्योंकि ये राज्य का है, तो आपको नहीं लगता एक अमेंडमेंट करके राज्यों की जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो पूरा केंद्र के अंडर में आना चाहिए? अगर वो नहीं कर रहे इसको, आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस देखिए। आप योगी जी को तो हर जगह कहते थे योगी जी ने किया, योगी जी ने किया, लेकिन हर जगह बुलडोजर लेके थोड़ी ना आप तोड़ोगे। हर आदमी छोटे से क्राइम में, आप रेड लाइट क्रॉस करने पे भी, आप या तो सिग्नल तोड़ने पे भी बुलडोजर चला दो। जब वहां की पुलिस की हालत देखिए, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप पुलिस के जूते देखिए, आप पुलिस के पास आर्म्स नहीं है, बहुत कम पुलिस के पास आर्म्स है। फिर इन्वेस्टिगेशन एक अलग काम है, बहुत एडवांस हो गए हैं टेररिस्ट अपराधी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ी 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 अच्छी बात वोरा जी ने कही। उन्होंने कहा अगर क्राइम के अंदर, अगर क्राइम में, अगर अपराध में आपका रिस्क कम है और वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो वो और पनपेगा। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही ये है। तो क्राइम एक उल्टी सोच है ना, तो अगर बहुत खतरनाक सोच है। क्रिमिनल्स चाहे देश के भीतर के हों चाहे देश के बाहर के हों, उनको डर ही नहीं है, क्योंकि पैसे से वो पुलिस को दे देते हैं रिश्वत, कोर्ट में छूट जाते हैं, 6 महीने बाद डेट लगनी है, एक उसको वो मिल गई। दूसरा, ये सब इसलिए होता क्यों है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस दोनों एक है। तो अब अच्छा अगर जी, वो सीमा हैदर जो आई थी पीछे, पिछले साल सीमा हैदर आई थी, तो मैंने उसी समय टाइम्स नाउ का एक प्रोग्राम, उसमें मैंने कहा था कि जो ये जो है ना, ये हमारे ऊपर आंतरिक हमला है, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हमारा हमला है, और इसको वापस भेजा जाना चाहिए। उसके बाद उसका एक बच्चा भी हो गया, सीमा पता नहीं हैदर वो। की तो सीमा हैदर की तो शक्ल देख के मुझे, शक्ल से पता लग गई उसका जो पति चुपचाप बैठा होता है, इसका मतलब वो दबाव में है। सही बात है। लेकिन ये देख के पता लगता है। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो एक चीज है। लेकिन बात यह है, ये तो मीडिया में हाईलाइट हो गई। हो सकता है वो डबल एजेंट भी हाँ, हो, सकता है वो डबल एजेंट भी हो। हो सकता है, हो लेकिन सकता जो है, बिल्कुल हो इंटरनली भी सकता तो है। खतरा है ना, इंटरनली भी तो बहुत हाँ करप्शन है। है, बहुत मर्डर्स हो है। रहे हैं, सड़कों उसके पे मर्डर पीछे, हो रहे हैं, छीना झपटी हो रही उसके है। पीछे राजेंद्र नगर, कौन है? ओल्ड राजेंद्र नगर में बंदूक दिखा के लड़की से पैसे छीने। आप उस क्षेत्र बताइए, ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे एरिया में कभी सुना आपने ऐसा हुआ हो? नहीं, मैंने नहीं। तो वही है कि क्या मतलब केंद्र सरकार को इसमें और कोशिश नहीं करनी चाहिए? या तो वो अमेंडमेंट करे या फिर राज्यों पर किसी तरह का दबाव बनाए। और मतलब अगर जैसे कि राज्यों की जिम्मेदारी है, तो जम्मू कश्मीर सरकार को चाहिए था अपनी इंटरनल सिक्योरिटी जो है ना बढ़ाए, और जो वहां गए हुए थे पहलगाम में लोग घूमने के लिए, उनको कुछ तो सिक्योरिटी दी होती, सड़कें तो बनवाई होती। 75 साल में उन्होंने कोई सड़क ही नहीं बनवाई। जो लोग वहां से भाग रहे थे वो उनके जूते वहीं फंस गए कीचड़ में। तो इसका मतलब ये है, कोई फैसिलिटी देते नहीं, आप केवल जो है ना चाहते हैं कि आमदनी हो जाए हमें, हमारी टूरिस्टों से, और कोई फैसिलिटी देना। मैं हमेशा इंटरनेट पे, फेसबुक पे और दूसरे प्लेटफॉर्म में लिखता था, ट्विटर पे, कि वी शैल मेक कश्मीर ए रिच एंड प्रॉस्परस स्टेट बाय विजिटिंग देयर एज टूरिस्ट एंड एज पिलग्रिम्स। अब टूरिस्ट के ऊपर अगर हमला हो जाए तो वहां कैसे कहा जा सकता? और मैं भी अब कैसे कहूंगा? पहले तो मैं दोस्तों को कहता था, और वो जाते भी थे, वो कहते थे कि हमें वहां 4 गुना पड़ते हैं, जो चीज यहाँ 5 रुपए की मिलती है वहां 20 की मिलती है। लेकिन फिर भी वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, हम एक प्रदेश को जो है ना कुछ दे के आए, बट दे डिड नॉट माइंड। तो लेकिन ये जो लोकल सरकार है ना, जो JNK की जो सरकार है उस समय की, फारूक अब्दुल्ला की, और फिर मुफ्ती की, और उसके बाद दूसरी, उनका जो लॉयल्टी है वो अभी भी पाकिस्तान के साथ है। आजकल के जो उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं महबूबा मुफ्ती के, वो यही है कि जो है ना प्रो पाकिस्तान उसके महबूबा मुफ्ती स्टेटमेंट्स का हैं। जो परिवार है वो कट्टरपंथी परिवार था, और उसको ये जानबूझकर, जानते हुए भी बीजेपी ने उसका साथ दिया है।
और बीजेपी के हम आर माधवन या आर माधव जो नाम है उनके, वो खास थे। वाजपेयी जी के समय ही तो ये बने हैं इनके पिताजी, इन्हीं किसी की बहन, छोटी बहन को जो है ना, जो 89 में लेकर गए ये जैश ए मोहम्मद वालों ने इनको उठाया, तो हाँ हाँ। ये तो इनका तो धंधा है। लेकिन बीजेपी ने इन्हीं के द्वारा सरकार चलाती है। बीजेपी का भी समझ नहीं आता कि वो चाहते क्या है। ऐसा जी, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी काम चला वो चला, और जब कॉन्स्टिट्यूशन से वो हट गए देश, मतलब तो उसको फिर मैंने भी उनको कहा था कि अब ये सरकार जो है चली जानी चाहिए महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि ये ठीक नहीं कर रही काम। हालांकि मैंने मैं एक मैंने छोटा एक सा आदमी हूँ। कार्यक्रम में बताया, जो जनरल जैकब रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जैकब, जिन जो ईस्टर्न कमांड के कमांडर थे, पूरे भारत की जो फौज थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान को हराया, जिनकी वजह से बांग्लादेश बना। उन्होंने एक बात लिखी अपनी किताब में। उन्होंने लिखा कि एक बार उनके कहने पे आडवाणी जी ने बात करी फारूक अब्दुल्ला से, जो उमर अब्दुल्ला के पिताजी थे, कि एक रास्ता बनाया जाए लेह तक हिमाचल से होते हुए। तो उनके पिताजी ने आडवाणी की बात पर मना कर दिया। इसका हाँ, कर मतलब दिया होगा इनकी भी जो उन्होंने। एलिगेंस है वो पाकिस्तान की तरफ है। इसका मतलब ये चाहते ही नहीं, क्योंकि वो रोड्स की इंपॉर्टेंस होती है। उसी किताब से मुझे पता चला कि आपको अगर तुरंत सेना अपनी भेजनी है तो रोड्स की इंपॉर्टेंस होती है, जैसे चाइना ने बनाया। हाँ, वो जो फारूक अब्दुल्ला जो था वो बार बार चाइना का कहता था, लेट चाइना कम, लेट चाइना कम, इस तरह 2-3 बार उसने कहा कि हम फिर चाइना से बात करेंगे। मतलब वो एक बॉर्डर स्टेट में बैठा हुआ है और ऐसी धमकी भरी बातें करता है, तो ऐसे आदमी को तो सजा मिलनी चाहिए। कोई सजा ही नहीं है इनके लिए। अच्छा, मुंबई के अंदर आतंकवादी घुसा है, वहां तो लेकिन फारूक अब्दुल्ला नहीं थे। उसके लिए आप हाँ किसको जी। दोषी मानेंगे? भारत उस समय की जो सरकार है महाराष्ट्र, मुंबई की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज, 10 पुलिसों में से एक आती है। बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज था जी सिक्योरिटी के साथ। मैं एक बार 2007 में मुंबई गया था। मुंबई के हम मैं उस बीच पे टहल रहे थे, जो वो मेरीना बीच जिसको कहते हैं, नहीं मेरीना नहीं, जो वो बीच है। तो हम टहल रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि ये तो इतना सुनसान है सारा समुद्र, तो इस अंधेरे रास्ते से तो कोई भी आ सकता है। तो अगले साल ही यही हो गया। मतलब इतना नहीं, वो जो आया है वो भी ये ऐसे जो नहीं है आया होगा, वो क्योंकि ऐसा नहीं है, समुद्र सुनसान है, समुद्र में नेवी का बेड़ा है, बल्कि कोलाबा में तो नेवी है। नेवी का क्षेत्र है वो पूरा, जगह नेवी जगह है, पे नेवी सब होती कुछ है। है, लेकिन फिर भी वो आ गए कॉम्प्रोमाइज ना, हुई पता नहीं कैसे आए। सिक्योरिटी। खैर, मैं पता ये नहीं कैसे आए। जी, मैं कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग थैंक यू। मुझे संपर्क कर सकते हैं 8527533051। एक और नंबर नोट करें, 8851188170। कई पुस्तकें हैं अमृतलाल रावल जी द्वारा लिखित और प्रकाशित, वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है पुस्तकों की nspmart.com। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ धन्यवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी से धन्यवाद, बहुत प्रोफेसर बहुत अमृतलाल धन्यवाद आपका। रावल जी, और मैं निखिल सबलानिया। दर्शकों का भी धन्यवाद।